गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। हम लोग पहला चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन से पहले हिमांक को समझ लें क्या होता है। जब किसी भी पदार्थ को मतलब बहुत ठंडा किया जाए, मतलब बर्फ़, तो ठंडा किया जाए, कोई भी द्रव अवस्था में पदार्थ हो जो ठंडा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक। अब हिमांक का अवनमन क्या कहलाता है, विलायक और विलय के अंतर को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो विलायक और विलायक, पहले हेडिंग बना लेते हैं, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है इसे हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा टी एफ बराबर कैपिटल टी माइनस के कैपिटल टी, पर यहाँ हम टी जीरो कर देंगे। जो टी जीरो हमारा होता है ये विलायक का हिमांक होता है। जो टी जीरो है ये क्या होता है, विलायक का हिमांक, और कैपिटल टी है ये विलयन का हिमांक होता है, विलयन का हिमांक। इतनी चीज़ क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक के अवनमन से अणुभार की गणना। हिमांक के अवनमन से, हिमांक के अवनमन से अणुभार की गणना। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ और स्मॉल डब्लू, के एफ इंटू स्मॉल डब्लू, और बटे में हो जाता है डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो स्मॉल एम है यह पदार्थ का अणुभार होता है, और जो के एफ है ये होता है हिमांक का अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू है जो ये विलय का भार है, कैपिटल डब्लू है जो ये विलायक का भार है। अब जो आपका के एफ होता है इसे हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जो हिमांक का अवनमन स्थिरांक है इसे आप मोलल अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। जो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है तो
तो किसी 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अनपगट का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अनपगट का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है कैपिटल T0 माइनस के टी। T0 है जो विलायक का हिमांक है और टी है जो विलयन का हिमांक है। हिमांक के अवनमन से अणुभार की गणना के लिए एक फॉर्मूला याद करना है, जिससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबके मान भी लिखे। m बराबर पदार्थ का अणुभार, KF होता है हिमांक का अवनमन मोलल स्थिरांक होता है, W विलय का भार, कैपिटल W विलायक का भार। मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपगट का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं अगर पूछा जाए तो KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। जो क्वथनांक का उन्नयन है, तो सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? जब किसी पदार्थ को इतना गर्म किया जाए कि वो पिघलने लगे, गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा ही उबलने लगे, गर्म हो जाए और पिघले, तो वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। और क्वथनांक क्या है? गलनांक होता है गलने लगे, क्वथनांक मतलब उबलने लगे। तो क्वथनांक में क्या है? विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन। विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर किसका? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ऐसे है जो डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। तो फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा टीवी बराबर कैपिटल T माइनस कैपिटल T0। और आपको अच्छे से पता है कैपिटल T क्या होगा? विलायक का क्वथनांक। लिखना क्या है? पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ाई था, जैसे हिमांक था, तो कैपिटल T है जो वो विलायक का क्या होगा? कैपिटल T है जो विलयन का क्वथनांक होगा। और जो विलयन मैं लिख ही दे रहा हूँ, गड़बड़ हो जाता है। जो विलायक का क्वथनांक है
विलायक का क्वथनांक। विलायक का जो क्वथनांक है इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? T0 से। और जो विलयन का है उसको करेंगे कैपिटल T से। अब यहाँ से भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना, सेम वही फॉर्मूला होता है, थोड़ी सा चेंजमेंट होता है। 1000 इंटू KF की जगह पे KB इंटू स्मॉल w बटे TF की जगह पे हो जाएगा TV इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पे जो KB है, KB हमारा क्या होगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। KB है जो मोलल उन्नयन स्थिरांक, वहाँ क्या था? अवनमन स्थिरांक था। और स्मॉल w विलय का भार, कैपिटल W विलायक का भार। और जो डेल्टा TB है इसे अच्छे से जानते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। अब जो मोलल M बचा, M और लिख दो, पदार्थ का अणुभार, अणुभार मोलल उन्नयन स्थिरांक। सेम वही है जो पीछे पढ़ा था। 1 किलोग्राम विलायक में किसी वाष्पशील विद्युत अनपघट का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं? KB से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हेनरी नियम। कौन सा नियम? हेनरी नियम। हेनरी नियम किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती। तो हो जाता है M प्रोपोर्शनल P। तो आप अच्छे जानते हैं M बराबर हो जाएगा KP, जहाँ K है वो एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है।
m है जो पदार्थ में घुली हुई मात्रा है, और p आप अच्छे से जानते हैं क्या है, दाब है। हम पढ़ेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं। तो सबसे पहली जो सीमा है, इसमें क्या होना चाहिए, दाब अधिक ना हो। क्या ना हो, दाब अधिक ना हो। दाब अधिक ना हो। दूसरा जो होता है, दूसरा हमारा है ताप बहुत कम ना हो। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम ना हो। तीसरा जो है, तीसरे में क्या होता है, गैस की आणविकता अवस्था द्रव तथा गैस अवस्था में समान होनी चाहिए। गैस की जो आणविकता होती है और द्रव की, गैस की आणविकता, द्रव तथा गैस तीनों इसमें समान होने चाहिए। तीनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान होना चाहिए। गैस की जो आणविकता है, गैस की आणविकता अवस्था, गैस की आणविकता अवस्था, द्रव तथा गैस कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, और तीसरा हमारी है गैस की आणविकता अवस्था, द्रव तथा गैस की अवस्था समान होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। जो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं, इन्हें आप अपने मन से अच्छे से बना के लिख सकते हैं। जब हम अधिक ऊंचाई पर जैसे जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारी जो रुधिर होती है, रुधिर में ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। पहला आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा होता है जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, पेप्सी एप्सी की बोतल देखी होंगी, इन सब में जो गैस बनती है, एकदम से ढक्कन खोला होगा तो बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी जाती है उच्च दाब के लिए। किसके लिए, उच्च दाब जो बढ़ाया जाता है, जो प्रेशर बनाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, जब आप गहरे समुद्र के अंदर जाएं या कुआं उगा खोदें, काफ़ी नीचाई पे चले जाएं, तो वहाँ भी हमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उसके लिए जो गोताखोर देखे हों, पीछे एक सिलेंडर लगाए रहते हैं, और सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें कुछ हल्की गैसों का यूज किया जाता है। तो जो गोताखोर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है, हल्की गैस मिलाई जाती है, हीलियम। हल्की गैस हीलियम मिलाई जाती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में कोई ख़ास दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अब हम सेकेंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर इससे पहले जो बच्चों के भी पेपर आ चुके हैं उनके लिए हम आंसर सॉल्व करवाएंगे। पेपरों के बाद से सेकेंड केमिस्ट्री हमारी नियम कानून के तौर पे, मतलब बिल्कुल सही टाइम पर डेली शाम को 5 बजे आपको मिलती रहेगी। और सभी बच्चे अनसॉल्व ज़रूर सॉल्व करें जो अब इंटर में जो पेपर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।